बता रहे हो नहीं ओबीसी सूत्र है, मानता नहीं है, ओबीसी सूत्र है, मानता नहीं। तो जो मान गया है उसके अलावा जो नहीं मानता है वहां जाकर काम करने की जरूरत है। दवा जहां जाएगी फायदा और नुकसान भी वहीं होगा। दवा का छिड़काव जहां नहीं होगा वहां फायदा नुकसान कैसे होगा? फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा एक दवा है, लेकिन ये दवा जहां पहुंचेगी वहीं ना फायदा करेगी। अब दवा अगर एक जाति तक सीमित हो जाए या कुछ जातियों तक सीमित हो जाए या एक वर्ग तक सीमित हो जाए तो इसका फायदा ओबीसी को कैसे हो? समस्या तो वही पैदा हो गई है ना। ये फूले साहू अंबेडकर की आजाद भारत में विफलता का सबसे बड़ा कारण है कि जो फूले साहू अंबेडकर का मूवमेंट है वो सेग्रीगेट हो चुका है, उसका दलितकरण हो गया है। ये मैं बार बार बोलता रहता हूं। तो कुछ लोगों को ठीक लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं लग सकता है, वो उनका मुद्दा है, लेकिन जो सच्चाई है यही है कि फूले साहू अंबेडकर के मूवमेंट का दलितकरण हो गया है। दलितकरण शेड्यूल कास्ट के लोगों ने नहीं किया, दलितकरण ब्राह्मणों ने किया और प्लान बना करके किया। उस झांसे में शेड्यूल कास्ट के भी संगठन और आंदोलन चलाने वाले लोग आ गए, तो इसकी वजह से इसका दलितकरण हो गया। आप बताओ, जब ज्योतिबा फूले को बात समझ में आती थी, छत्रपति साहू महाराज को बात समझ में आती थी, पेरियार को बात समझ में आ सकती है, रामस्वरूप वर्मा को बात समझ में आ सकती है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को बात समझ में आ सकती है, ललई सिंह यादव को बात समझ में आ सकती है, तो दूसरे ओबीसी को बात क्यों नहीं समझ में आ सकती? मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता कि बात समझ में नहीं आ सकती, और हम तो समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। और फिर जब एक बिरादरी का आदमी होता था नहीं नहीं इसको तो समझ में आ जाता लेकिन इसको नहीं। अरे तो जहां काम करोगे उसी को ना समझ में आएगा, जहां काम नहीं करोगे उसको कहां से समझ में आएगा? लगातार 10 साल संगठन चलाओगे, 20 साल चलाओगे, 30 साल चलाओगे, घूम फिर के एक ही जाति में चलाओगे, तो दूसरी जाति को कहां से समझ में आएगा? जब अलग अलग जातियों में जाओगे तब न समझ में आएगा। इसलिए हमने अपनी परिवर्तन यात्रा में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया, एक ही जाति के घर में रुकने का प्रोग्राम नहीं होगा, एक ही जाति के मोहल्ले में खाने का प्रोग्राम नहीं होगा, सभा का प्रोग्राम नहीं होगा, बदल बदल के अलग अलग जातियों के बीच में प्रोग्राम होगा, ताकि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक जाति का संगठन ना रहे, ये ओबीसी की सभी जातियों का संगठन बने। तो ये खबरदारी लेनी पड़ेगी। ओबीसी को समझाने वाले की जरूरत है, समझने के लिए तैयार बैठे, समझाने वाले नहीं। समझाने वाले केवल माइक खोजते हैं, माइक पर ही भाषण करते हैं, ओबीसी नहीं समझते। माइक पर केवल भाषण करने से ओबीसी नहीं समझता, इससे नहीं होगा, प्लान बना करके काम करना। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं मेश्राम साहब को कि पहली बार मेश्राम साहब ने इस बात के लिए सोचा कि जो फूले साहू अंबेडकरी मूवमेंट का दलितकरण हो गया है, इसका बहुजनीकरण कैसे किया जाए। नाम तो बहुजन का लेते हैं, काम एक जाति में, नाम बहुजन का लेते हैं और काम एक जाति में करते हैं, फिर कहते कोई आता है नहीं, सब बीजेपी के खेल में। अरे तो बीजेपी उधर काम कर रही है जहां आप नहीं कर रहे हो, तो उसके साथ नहीं जाएंगे तो आपके साथ आएंगे। जहां आप नहीं कर रहे हो वहां बीजेपी। तो अभी तो मुझे कोई कह नहीं सकता कि ओबीसी जुड़ता नहीं, ओबीसी समझता नहीं। मैं तो ये मानता हूं समझाने वाले कम है और वो पैदा करने में लगा हुआ, ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप पैदा करने में लगा हुआ, हर जाति बिरादरी में लीडरशिप पैदा करने में लगा हुआ। अगर हर जाति बिरादरी में लीडरशिप पैदा हो गई, ज्यादा ओबीसी में समझाने वाले लोग हो गए, तो क्यों नहीं समझे? अरे ये मूवमेंट तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने शुरू किया ना, 1848 में ज्योतिबा फूले ने शुरू किया। ज्योतिबा फूले के मूवमेंट के आधार पर छत्रपति साहू महाराज ने इस मूवमेंट को चलाया और बाबा साहब अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना। पेरियार रामास्वामी नायकर ने इस मूवमेंट को चलाया, लेकिन इन सब के बारे में पिछड़े वर्ग के लोगों ने नाम ही नहीं सुना। जब नाम, अरे नाम तो छोड़ो, हम तो जब गांव में जाते हैं, इसीलिए हमने अपनी यात्रा ग्रामीण इलाकों से चलाया है। सिटी में हम आते नहीं, क्योंकि सिटी के लोग समझदार हैं और समझदार के बाद उनके पास समय है नहीं, आगे का काम करने का समय है नहीं सिटी के लोगों के पास में, और समझदार पहले से ही है। तो सिटी के लोगों को समझदार बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
बल्कि ग्रामीण इलाके के लोगों को समझदार बनाने की जरूरत है। जिनका हिंदू के नाम पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको समझदार बनाने की जरूरत है। इसलिए हम अपनी यात्रा ग्रामीण इलाकों से निकालते हैं, गांव में ही रुकते हैं, भले ही अच्छी व्यवस्था ना हो फिर भी रुकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमको तो ये अनुभव आया कि बहुत सारे ओबीसी के लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि हम ओबीसी। अब जिसको ये ही नहीं पता कि वो ओबीसी है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप बताइए। आप दूर से कह रहे हैं, सिटी में जब कोई सभा सम्मेलन हो रहा है तो आप दूर से कह रहे हैं नहीं ओबीसी समझ नहीं रहा। अरे आप जाके बैठिए तो कभी गांव के ओबीसी के साथ में, गांव में जाकर बैठिए, आप चर्चा करिए, तब ना आपको पता चलेगा जमीनी हकीकत क्या है, कितना एजुकेशन की कमी है, कितनी समस्या है। जब वो नहीं जानते कि वो ओबीसी है, ये भी कुछ लोग नहीं जानते, ऐसे भी ओबीसी मिले, तो फिर ऐसी स्थिति में तो फिर उनके अंदर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और इसीलिए आसानी से ब्राह्मण लोग उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर उनके पास जानकारी होगी, उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। जानकारी के बाद समझदारी आती है, जब जानकारी ही नहीं है तो समझदारी कहां से आए। ज्योतिबा फुले को देश में हाइड कर दिया गया जैसे पैदा ही नहीं हुए। सिलेबस में अगर पढ़ाया जाता तो इतना छोटा सा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ज्योतिबा फुले फला सन में पैदा हुई, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया और इतने फला तारीख को इतने सन को चले, इतना ही पढ़ाया जाता है। ज्योतिबा फुले के बारे में इससे ज्यादा सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ाया नहीं। अगर हमें ओबीसी को समझाना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये ज्योतिबा फुले ओबीसी थे और इन्होंने 1848 में ये ब्राह्मणवाद के विरोध में ये लड़ाई शुरू किया। फिर हमको छत्रपति साहू महाराजा को पढ़ाना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। जब हम पहले ज्योतिबा फुले को पढ़ा लेंगे, छत्रपति साहू महाराज को पढ़ा लेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को समझाने और बताने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमारे लोग क्या करते, दो ही बात बताते, क्या बताते, तुम शूद्र हो, अपने को मानते नहीं, और तुम बाबा साहब अम्बेडकर को नेता मानते। ये दोनों रिएक्शनरी बातें। जो आदमी क्षत्रिय बनने के लिए परेशान है, यादव यादव क्षत्रिय लिख रहा है, कुर्मी कुर्मी क्षत्रिय लिख रहा है, लोधी लोधी क्षत्रिय लिख रहा है, कुशवाहा कुशवाहा क्षत्रिय लिख रहा है, उसको मिलते ही आप डायरेक्ट कह रहे हो आप शूद्र हो, मानते ही नहीं। अरे डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, पहले शून्य का इंजेक्शन लगाता है ताकि दर्द ना हो। हमारे लोग डायरेक्ट ही चीर फाड़ शुरू कर देते और फिर क्या कहते, इनको क्यों लगाया। ये बजरंग बली अगर सूरज को निगल लिया था, ये खड़ा कहाँ था। ये जो शंकर पैदा हुआ, ये पार्वती से जो लड़का पैदा हुआ गणेश, ये मैल से कैसे पैदा हो गया। तुम इसकी फोटो लगते हो, क्या करोगे, गुलाम हो गए। आपकी बात सुनेगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। सवाल ये नहीं है कोई सुनता नहीं है, सवाल ये है कि सुनाने वाले में सुनाने का हुनर कितना है, उसके आधार पर कोई किसी की बात सुनता है। सुनाने का हुनर अपने अंदर पैदा करो, अपनी बात मनवाने का हुनर अपने अंदर पैदा करो, ये योग्यता पैदा करना पड़ेगा। काशीराम साहब कहते थे कि अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हो लोगों को, तो या तो आपके अंदर योग्यता की कमी है या तो ईमानदारी की कमी। तो हमें समीक्षा करते रहना चाहिए, समय समय पर अपनी योग्यता बढ़ाते रहना चाहिए। जो ऐसा काम करते हैं, ईमानदारी की कमी उनमें है ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन योग्यता की कमी हो सकती है। तो योग्यता की कमी हमको समय समय पर समीक्षा करके अपनी दूर करते रहना चाहिए। आखिरकार समस्या तो डॉक्टर की ही है ना। मान लो पागल को ठीक करना है, पागल उसको झापड़ झूपड़ भी मारेगा, लेकिन ठीक करने की समस्या तो डॉक्टर की है या मरीज की है। मरीज तो पागल ही है, वो 10 दिन से कपड़े फाड़ रहा, महीने भर से साल भर से फाड़ रहा, जीवन भर फाड़ेगा, उसको क्या फर्क पड़ता। लेकिन डॉक्टर की समस्या है कि इसको ठीक कैसे करें।
उसी प्रकार से जो फूले साहू अंबेडकर पेरियार का मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, उनकी समस्या है कि जो पिछड़ा वर्ग समाज, इतना बड़ा समाज है जो कि ब्राह्मणवाद के चंगुल में है, उसको वहां से बाहर कैसे निकाले। ये उसकी समस्या नहीं जो फंसा हुआ। वो क्यों नहीं? क्योंकि वो जानता ही नहीं, तो वो तो फंसा है, मानसिक रूप से बीमार है। उसका इलाज जो लोग मिशन चला रहे, आंदोलन चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें तरह तरह के फार्मूले, तरह तरह के तरीके उसके लिए निकालने पड़ेंगे और समझाने पड़ेंगे। ओबीसी को हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, अगर ये बात समझाओ तो कौन ओबीसी कहेगा कि नहीं हमें हमारे हक अधिकार नहीं। अगर आप ओबीसी को समझाओ कि आपकी गिनती नहीं हो रही है, तो कौन ओबीसी कहेगा कि नहीं हमको गिनती नहीं करवाना। अगर आप कहो कि शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण है, उनकी संख्या 15% है, आदिवासी को 7.5% आरक्षण है, उनकी संख्या 7.5% है, मगर ओबीसी की संख्या देश में 52% है और उन्हें केवल 27% आरक्षण दिया गया है। अगर ये बात आप समझाओ तो कौन ओबीसी कहेगा कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। अब तो कम से कम इतने लेवल तक तो जागृति एक हद तक ओबीसी में हो गई है, 100% में नहीं तो बहुत हद तक हो गई है। डिटेल में आप आरक्षण व्यवस्था समझाओगे, हर ओबीसी तैयार हो जाएगा और वो बोलेगा नहीं बात सही है, इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तो अगर ओबीसी को उनके हक अधिकारों के बारे में जागृत किया जाए तो वो लड़ाई लड़े, और जब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे तब आप उनको ये भी समझा सकते हो कि ये जो आपको हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ये हक अधिकार ना मिलने के पीछे ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और इसके खिलाफ ये लंबे समय तक ओबीसी, एससी, एसटी के महापुरुषों ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। आप किसी को मिलते ही अगर महीने भर की दवा की खुराक एक साथ ठूस दोगे तो मरीज बचेगा नहीं, मर जाएगा। हमारे लोग ज़्यादातर क्या सोचते, आज मिल गया है, जो मिल गया है उसको पूरी खुराक दे देना है, चाहे बचे चाहे जाए, लेकिन दवा का तो हमने पूरा दे दिया ना दवा। हमारे लोग बचाने में इंटरेस्ट नहीं है उसको, हमारे लोग मरीज को पूरी दवा देने में इंटरेस्ट है। मेरा काम खत्म हो गया, मैंने पूरी दवा दे दी। अभी एक साथ ही जब पूरी दवा दे दिया तो मर जाएगा भाई, बचेगा नहीं। अगर आप किसी को जोड़ना चाहते हो तो उसको थोड़ा थोड़ा दो, जितना वो हजम कर ले जाए तो आपसे जुड़े। और अगर एक साथ पूरा दे दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा, टूट जाएगा, दोबारा आपसे नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सोच समझकर ये सारी बातें करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कभी पिछड़ा वर्ग 90-92 वाला पिछड़ा वर्ग है, अभी 2021 चल रहा है, तो पिछड़े वर्ग में बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी जागृति भी बढ़ी है। उनको यूनाइट करने की ज़रूरत है। हाँ, लीडरशिप नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या। पिछड़े वर्ग की जो जागृत लोग भी हैं उनके पास लीडरशिप नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लीडरशिप के नाम पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पिछड़े वर्ग की लीडरशिप करती हुई कहीं से भी दिख नहीं रही है। तो इसकी वजह से लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप पिछड़े वर्ग की एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में हम लोग उसकी भरपाई कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आज की तारीख में पिछड़े वर्ग में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा निर्माण हो गया जो इन सारी बातों को समझ रहा है और इसके लिए वो अपने अपने लेवल पर संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन में खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि बगैर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा किए बगैर कोई समस्या हमारी समाधान नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। उसके बगैर हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बहुत सारे ओबीसी के लोग, हर जिले में आप जाएंगे तो इस विचारधारा के लोग मिलेंगे। अभी हम यात्रा में थे तो एक जिले में गए, ललितपुर जिला है आपके मध्य प्रदेश से लगा, आ गए सारे ओबीसी के लोग, कलावाबाद के टीका लगा करके स्वागत करने के लिए हमारा स्वागत किया उन लोगों ने। तो हम लोगों को लगा यार ये चुटिया भी रखे हुए हैं, कलावा भी बांधे हुए हैं, टीका भी लगाए हुए हैं और हमको भी टीका लगाया स्वागत में, हमने भी टीका लगवाया। क्योंकि जब आप उनको उनका विश्वास हासिल करेंगे तभी आप उनको समझा सकते। लेकिन जब कार्यक्रम में हम लोग गए और वो लोग बात रखना शुरू किए, वो सारे ब्राह्मणवाद के विरोध में बहुत सारी बातें उन लोगों ने रखा। सोनी साहब थे तो बहुत सारा वो लोग काम भी कर रहे हैं। ठीक है, कलावा नहीं काट पाए, टीका नहीं छोड़ पाए, वो बहुत सारी बातें रही होंगी, लेकिन वो इस तरीके की विचारधारा उन लोगों के अंदर मिली। तो इससे ये बात पता चलता है कि ओबीसी के अंदर ये बातें धीरे धीरे प्रवेश कर रही है, घुस रही है और ओबीसी भी एक बहुत बड़े पैमाने पर इस मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। ये बातें
इस घूमने से मुझको समझ में आ रही है। और आने वाले समय में अभी तो मैंने ये बीड़ा ही उठा लिया है, क्योंकि बहुत दिन से सुन रहा था ओबीसी नहीं सुनता है, ओबीसी नहीं देखता है, ओबीसी नहीं करता है। तो मैंने कहा जब ओबीसी को सुनाना है तो किसी ना किसी ओबीसी को आगे आना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ा और मैंने कहा ओबीसी को सुनाना है तो हम ही सुनाएंगे। तो इसलिए अभी देश भर में ओबीसी को सुनाने और समझाने का काम कर रहे हैं, और ओबीसी सुन भी रहा है, समझ भी रहा है और जुड़ भी रहा है बहुत बड़े पैमाने। तो आने वाले समय में साल 2 साल 4 साल 5 साल में आपको ओबीसी का बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। उसकी पूरी तैयारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से चल रही है। बहुत दिन से हम लोग पिछड़े हैं और संवैधानिक दृष्टि से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी पिछड़े हैं, तो पिछड़ापन है। मगर उस पिछड़ेपन में अगर लीडरशिप मिल जाए तो पिछड़ापन धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। अगर संगठन बड़ा बन जाए, लीडरशिप हो जाए, गांव लेवल की लीडरशिप से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक अगर पिछड़े वर्ग में लीडरशिप पैदा कर दिया जाए तो पिछड़े वर्ग की भी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और जो पिछड़े वर्ग ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे हुए हैं या ब्राह्मणों के भरोसे पर टिके हुए हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या किया, ऑप्शन नहीं हो, समझ ही नहीं पा रहे क्या किया जाए। उनको कहा जाता, जब उनके पास जानकारी नहीं, उनको कहा जाता मुसलमान कब्जा कर लेंगे देश पर, कहते हैं मुसलमान कब्जा कर लेंगे, तब तो ठीक बात नहीं है। तो ठीक बात नहीं है तो ब्राह्मण जैसा कहता है वैसा वो कर लेते हैं। लेकिन अभी ये जागृति पैदा हो रही है। मुसलमान कहाँ कब्जा कर रहे हैं भाई? विधायिका पर मुसलमानों का कब्जा है नहीं। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। मध्य प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी के और आदिवासियों के जो समझदार लोग हैं, उनको लगता है कि कांग्रेस थोड़ा अच्छी और बीजेपी ज़्यादा खराब। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस के पाले में खड़े हो जाते हैं, जो अपने को समझदार कहते हैं। और जो जिनको जाहिल कह सकते हैं हम, जो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा या ब्राह्मणवाद की विचारधारा, हिंदुत्व तो कोई विचारधारा है नहीं, ब्राह्मण केवल उसका उपयोग करता है। कट्टर जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा का प्रभाव जिनके ऊपर है वो बीजेपी को अच्छी पार्टी मानते। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा, जो अपने को समझदार मानते हैं, वो कांग्रेस को अच्छी पार्टी मानते हैं। लेकिन जितना कांग्रेस ने ओबीसी के लोगों का नुकसान किया, उतना मौका बीजेपी के लोगों को ओबीसी का नुकसान करने का मिला नहीं। मिला होता तो कम करती है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन ज़्यादा मौका कांग्रेस को नुकसान करने का मिला। आज़ादी के आंदोलन से लेकर के और अब तक 2014 तक तो ज़्यादा नुकसान करने का मौका कांग्रेस के लोगों को मिला। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने ज़्यादा नुकसान किया। संविधान सभा में अगर ओबीसी को टिकट मिलता संख्या के अनुपात में तो मामला वहीं दफन हो जाता। जैसे शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में हिस्सा मिला, जैसे शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में हिस्सा मिला, वैसे ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में हिस्सा मिल गया, तो ओबीसी का भी मामला वहीं फिनिश हो जाता। लेकिन कांग्रेस के ऊपर, गांधी के ऊपर ओबीसी ने विश्वास किया। जब डॉक्टर अंबेडकर लड़ाई लड़ रहे थे अपने हक हिस्से की, तब ओबीसी के लोगों को ये बात समझाई गई थी कि भाई पहले देश को आज़ाद कर लो और बाद में, ये तो घरेलू मामला है तो बाद में देख लिया जाएगा। ओबीसी सीधे साधे लोग हैं, कोई जो है षड्यंत्रकारी लोग तो है नहीं कि ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ लेंगे। उन्होंने विश्वास कर लिया, और विश्वास कर लिया तो नतीजा ये हुआ संविधान सभा में एक भी ओबीसी को टिकट नहीं मिला। और जब टिकट नहीं मिला, जब 99% बहुमत कांग्रेस के लोगों का है संविधान सभा में, तो एक दो जो कांग्रेस के विरोध में भी 2-4 जीत के गए थे, वो कुछ कर नहीं पाए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत लड़ाई झगड़ा करके आर्टिकल 340 डाल दिया, जिसकी वजह से चलो कम से कम 92 में ही सही 27% आरक्षण ओबीसी के लोगों को मिल गया। वो 27% आरक्षण के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का आर्टिकल 340 है। उसके तहत कालेलकर कमीशन बना, उसके तहत मंडल कमीशन बना। लेकिन हम कहते तुम बाबा साहब को नेता नहीं मानते, हम ये नहीं बताते कि बाबा साहब ने आर्टिकल 340 लिखा इसलिए कालेलकर आया, इसलिए मंडल आया। और कालेलकर नहीं आता अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो जो ये सारी बातें हैं, सारा इतिहास है, ये हम बताते थे। साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध कैसे थे, इसके बारे में हम कोई बात बताते हैं कि साहू महाराज खुद हाथी पर चढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे में जहाँ रहते थे वहाँ गए। किस बात के लिए?
कि आप पढ़ाई पूरी करो, हम आपकी मदद करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर साहू महाराज के पास मदद मांगने नहीं आए थे। आमतौर पर राजा के पास लोग मदद मांगने आते हैं, तब राजा मदद करता है, नहीं तो राजा मदद नहीं करता। मगर साहू महाराज चूंकि मूवमेंट चला रहे थे, केवल राजा नहीं थे, इसलिए वो बाबा साहब अम्बेडकर के घर गए और मदद की। और मानगांव परिषद में उन्होंने कहा कि आपको आपका मसीहा, आपका नेता मिल गया है, और आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के। अगर साहू महाराज हमारा पुरखा ये कह रहा है कि अम्बेडकर पूरे देश के नेता होंगे, तो आज साहू महाराज से बड़ा कोई ओबीसी है क्या? लेकिन जब उसको पता होगा कि साहू महाराज ने कहा कि अम्बेडकर पूरे देश के नेता होंगे, तब ना उसको पता ही नहीं है। और जो जय 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 भीम करते हैं हमारे लोग, वो केवल उतना तक ही करते हैं, ये बताते नहीं ये बात। जय 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 भीम किया जाए, लेकिन ये बातें भी बताया जाए। जहन नहीं तैयार होगा, दिमाग नहीं तैयार होगा, तो जय भीम भी एक जाति तक सीमित हो जाएगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है अलग अलग स्टेटों में। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के लिए काम किए, लेकिन एक जाति तक सीमित कर दिया जाता है। ऐसे हमारे तमाम महापुरुषों को कर दिया जाता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इसको बताया जाए, जब लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सम्मेलन चल रहा था, तो ओबीसी के कुछ नेता बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए गए, और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि हमारे कोई नेता है नहीं ओबीसी का, आप जैसा नेता शेड्यूल कास्ट को मिला हुआ है, इसलिए शेड्यूल कास्ट को उनका अधिकार मिल गया। हम पिछड़े वर्ग की लड़ाई भी आप लड़े, हमारा भी नेतृत्व आप करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ गए, उस दिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करें। ये बात शेड्यूल कास्ट के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चला रहे हैं, वो उतना ध्यान नहीं रखते जितना ध्यान ब्राह्मण रखता है कि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को एक साथ ना आने दिया जाए। अगर ये एक साथ आ गए तो हमें फीता खोलने के अलावा कोई काम बचने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम जी और मुलायम सिंह जी जब एक साथ आए, तो विधानसभा में केसरीनाथ त्रिपाठी की इतना तगड़ी पिटाई हुई कि उनको स्ट्रेचर पर उठा करके विधानसभा से ले जाना पड़ा। तो ब्राह्मणों ने तो उससे सबक सीख लिया कि अभी उत्तर प्रदेश में पिट रहे हैं, अगर ऐसे ही गठबंधन चलता रहा तो देश भर में पिटने की तैयारी है। तो उन्होंने तो पूरी ताकत लगा करके गठबंधन को तोड़ लिया। तो अगर फूले साहू अम्बेडकर का मूवमेंट चलाने वाले लोग इस बात को समझें, जो मूवमेंट में ही नहीं है, आप उसको केवल दोष देते रहें, इससे काम नहीं चलेगा। मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी भी हम लोगों की है कि इस मूवमेंट से जो नहीं जुड़ा है उसको जोड़ा जाए। उसके लिए जो करना पड़े, कैसे करना है, उसको प्लान बना करके जोड़ा जाए। जब तक लोकतंत्र में तो संख्या का ना महत्व है, जब तक हम बहुसंख्यक नहीं होंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और बहुसंख्यक होने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा आना पड़ेगा, तो हम बहुसंख्यक होंगे। तो इस दिशा में हम लोगों को काम करने की जरूरत है, और अगर हम इस दिशा में काम करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग सफल हो सकते हैं। वामसेव और वामन मेश्राम जी लगातार इसी दिशा में काम करते हैं, इसलिए अलग अलग संगठन बनाया गया। हमको मेश्राम साहब ने कहा कि आपको OBC का संगठन खड़ा करना है, वामसेव आपकी पूरी मदद करें। हमने कहा क्या मदद करें? बोले ऑल इंडिया में आपको जहाँ जाना है, वामसेव के कार्यकर्ता 550 जिलों में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आने जाने का, रुकने का, खाने का, कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेटवर्क ऑलरेडी है, उस नेटवर्क का उपयोग करके OBC का संगठन राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया जा सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर संगठन तो बहुत सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन मूवमेंट अगर कोई चला रहा है तो वो अमन मेश्राम चला रहा है। इसलिए उनको समझ में आता है बगैर बहुजन बनाए, ये जो दलित मूवमेंट हो गया है, इस दलित मूवमेंट को जब तक बहुजन मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, नाम से बहुजन कहने से काम नहीं होगा। ये जो दलित मूवमेंट है, इसको जब तक बहुजन मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। तो ये करना पड़ेगा। ये केवल वामन मेश्राम साहब के सोचने से नहीं होगा, ये हर जिले में जो अपने को बहुजन मूवमेंट का जिम्मेदार समझते हैं, मूल्यवासी मूवमेंट का जिम्मेदार समझते हैं, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत में जहाँ भी लोग हैं, जो लीडरशिप में हैं, जो समझदार हैं, जो ये समझते हैं कि ये मूवमेंट सफल होना चाहिए, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो दलितकरण हुआ है इसका बहुजनीकरण करें या मूल्यवासीकरण करें।
तब केवल बोलने से मूल्यवासी, केवल बोलने से बहुजन बहुजन नहीं होता। खापर्डे साहब एक बात कहा करते थे। खापर्डे साहब कहते थे कि आप कितने बड़े अम्बेडकरवादी हो। ये आप ज्यादा जोर से जय भीम बोलते हो, इससे नहीं कहते। आप कितने बड़े अम्बेडकरवादी हो, ये इस बात से तय होता है कि आपने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को कितना जोड़ा है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको जोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप अम्बेडकरवादी कैसे? आप संगठन एक जाति का चला रहे, बोल रहे अम्बेडकरवादी। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, हम लोगों को समझने की जरूरत है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी लगातार इस बात की कोशिश में है कि जो ओबीसी के अंदर जो बीमारी है, बीमारी तो है, बीमारी पकड़ ली गई इसलिए अब उसका इलाज जरूरी। तो जो ओबीसी के अंदर बीमारी है उसका इलाज किया जाए। तो इलाज अभी लगातार जारी है और पूरे देश भर में वो इलाज चल रहा है। आने वाले समय में आपको बड़ी तादाद में फूले साहू अम्बेडकर के मूवमेंट में ओबीसी के लोग देखने को मिलेंगे और अभी भी आपको दिख रहे होंगे और आने वाले समय में और बड़ी तादाद में मिलेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसके लिए ही प्रतिबद्ध है, क्योंकि यही वास्तविक लड़ाई है। जो ब्राह्मणवाद के विरोध की लड़ाई है उसकी शुरुआत तो प्राचीन भारत में बुद्ध ने किया। अगर आज की दृष्टि से देखा जाए तो भी पिछड़ा वर्ग ओबीसी। आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले ने किया। अगर आज की दृष्टि से देखा जाए तो ज्योतिबा फूले भी ओबीसी। तो ओबीसी, एससी, एसटी का ज्वाइंट मूवमेंट है ये, केवल शेड्यूल कास्ट का मूवमेंट नहीं है। लेकिन आज ओबीसी के अंदर ये मैसेज है कि केवल शेड्यूल कास्ट का मूवमेंट है, इसलिए ओबीसी इससे कटा हुआ है। तो ये जो ओबीसी के लोगों का भी मूवमेंट है, ये ओबीसी के लोगों को लगातार बताने की जरूरत है। तो इससे ओबीसी मूवमेंट में जुड़ेगा। साथियों, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। एक बात और करके अपनी बात सुना। बहुत सारी बातें हैं, आप लोग अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ओबीसी के साथ क्या हो रहा है, दूसरे कार्यक्रमों में हम बोलते रहते हैं। कभी यहाँ उतना बोलना जरूरी नहीं समझता क्योंकि समय नहीं है। एक बात ये कह रहा हूँ, कभी नीट का जो एग्जाम घोषित हुआ उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो राज्य के मेडिकल कॉलेजेज हैं उसमें यूजी में 15% और पीजी में 50% सीटें सेंट्रल कोटे से आती। कितना? यूजी में 15% और पीजी में 50% सेंट्रल कोटे से आती। मगर उस सेंट्रल कोटे में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं। जनरल को नरेंद्र मोदी कहते हैं हम पिछड़े वर्ग के हैं, तो जिसको अभी दिलीप मंडल जी सुदामा कोटा कह रहे हैं, कोई सवर्ण कोटा कह रहा है, कोई डब्ल्यूएस कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जो सवर्णों को 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के नाम पर दिया गया, जिसका कोई भी संवैधानिक बैकग्राउंड नहीं, क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको तो लागू कर दिया मोदी जी ने। मगर जो ओबीसी का 27% आरक्षण है उसको नहीं लागू किया और ओबीसी की 27% सीटें जनरल में कन्वर्ट कर दी, जो कि ओबीसी के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी है। और 2017 से जब से नीट शुरू हुआ और 2020 तक अभी तक 11-12 हज़ार सीटें या उससे ज़्यादा सीटें हो सकती हैं। इसका नुकसान पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को हुआ। लेकिन ओबीसी समाज को नीट क्या होता है, उसमें कितना कोटे सेंट्रल के हैं, कितना कोटे स्टेट के हैं, ये समझना भी एक टेढ़ी खीर है। तो वो उनको समझाना पड़ेगा और ये जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है इसको हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो ये जो स्टेट के मेडिकल कॉलेजों में जो सेंट्रल के कोटे से सीटें भरी जा रही है उसमें ओबीसी का 27% रिजर्वेशन ना होने की वजह से 2017 से लेकर 20 तक 11-12 हज़ार डॉक्टर हमारे बनने से वंचित हो गए। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में हमको बहुत भारी नुकसान होगा। और अगर हमारे समाज के डॉक्टर नहीं होंगे तो हमारा इलाज भी नहीं होगा। अभी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी ने किया तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के डॉक्टरों ने। वो लोग तो ज़्यादातर कोई ना कोई रास्ता निकाल लिए थे, वो ज़्यादा उन्होंने रिस्क लेने का काम नहीं किया। ज़्यादा रिस्क हमारे समाज के डॉक्टरों ने किया, लेकिन हमको ही अधिकार वंचित किया जा रहा है। और
ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं, उन्होंने किया। और ये काम जो अभी नए नए शिक्षा मंत्री बने वो भी ओबीसी के हैं, उनके द्वारा घोषित किया है। तो ये ओबीसी के लोगों का और इस सरकार में मोहरा बना करके, चेहरा बना करके, प्रचार करके कि हमने ओबीसी का प्रधानमंत्री बना दिया, हमने ओबीसी के इतने मंत्री बना दिए, और ओबीसी के मंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा करके, और मंत्री कैसे बनाए तो ज्यादातर लोगों को राज्य मंत्री बनाए। राज्य मंत्री की कितनी ये होती है, अगर कैबिनेट का मंत्री उसको ना पूछे तो राज्य के मंत्री का कोई वैल्यू नहीं होता। तो एक होती है पोजीशन, एक होती है पावर। तो हमारे मंत्रियों को पोजीशन होती है, पावर नहीं होती। पोजीशन का मतलब क्या है, गाड़ी बड़ी होगी, सिक्योरिटी होगी, गनर होंगे, गेट खोलने बंद करने वाला होगा, बड़ा बंगला होगा, और खाना बनाने के लिए किचन होगा, और खाना बनाने के लिए आदमी होंगे, खाना खिलाने के लिए आदमी होंगे, मगर उनकी सुनेगा थाने का दरोगा भी नहीं। और बाकी दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, थाने का दरोगा भी उनकी नहीं सुनेगा। और जितने मंत्री बनाए जा रहे हैं उनके पीए कौन बने, आरएसएस के लोग बने। तो जब हमारे समाज को मिलने के लिए जाना होगा तो आरएसएस के आदमी से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम अपने समाज के मंत्री से मिल सकते या नहीं मिल सकते। तो जब वो चाहेगा तो मिल सकते हैं, नहीं चाहेगा तो नहीं मिल सकते। और अगर आपका मंत्री कोई आपके फेवर का काम कर दिया और आरएसएस के आदमी को पसंद नहीं आया तो वो शिकायत कर देगा, ऊपर शिकायत कर देगा, तो मंत्री पद भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ये स्थिति है। तो जो हमारे लोग मंत्री बनाए गए हैं उनका चेहरा दिखाया जाए। एक तरफ मंत्री बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे हितों पर, हमारे अधिकारों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। तो हमको ओबीसी के लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। और मैं लगातार अपने सभा सम्मेलनों में ये कह रहा हूं, भाई जाति देखकर वोट देना बंद करो। जितना मेहनत हम लोग क्षत्रिय बनने के लिए कर रहे हैं, अगर उसका 10% मेहनत ओबीसी बनने के लिए कर दें तो हमारी समस्याओं का समाधान हो। क्षत्रिय बनने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्षत्रिय लिखने से अगड़े हो जाए। क्षत्रिय लिखने से अगड़े नहीं होंगे, लेकिन अगर 52 को 52 हिस्सा मिल गया ना तो अपने आप ही अगड़े हो जाए। और फिर ब्राह्मण अति पिछड़ा नहीं, अत्यंत पिछड़ा हो जाए, क्योंकि वो 3.5 है तो 3.5 पे जाएगा, अत्यंत पिछड़ा हो जाएगा। तो हमारे लोगों को जाति के नाम पर नेता मानना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार ओबीसी के नाम पर मिला है और नेता हम जाति के नाम पर चुनते हैं। तो अधिकार ओबीसी के नाम पर, नेता जाति के नाम पर, तो गड़बड़ी होगी ही होगी। तो इसलिए जाति का नेता अपनी अपनी जाति का सौदा उधर कर लेता है, पैसा ले लेता है, मंत्री बन जाता है, विधायक सांसद बन जाता है, और हमारे हक अधिकार खत्म हो रहे हैं। और यही हुआ कि 27 मंत्री बनाए गए और ओबीसी का 27% कोटा नहीं दिया गया। तो इसलिए इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने नीट का एंट्रेंस एग्जाम, जब तक ओबीसी को 27% कोटा, जो सेंट्रल कोटे से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में जो सीटें आ रही हैं उसमें जब तक ओबीसी को 27% कोटा निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक नीट का एंट्रेंस एग्जाम हटाया गया, स्थगित किया। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आंदोलन घोषित किया। 20 तारीख को हम लोग पूरे भारत में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजेंगे। फिर 26 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करके फिर महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। फिर 3 जुलाई को रैली निकालेंगे, जिले के अंदर रैली निकालेंगे जिला मुख्यालय पर, और फिर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया। मोदी सरकार ने बहुत ताली बजवाई हम लोगों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, तुम्हारे आयोग को तो संवैधानिक दर्जा दे, मगर उसकी एक बात भी सरकार नहीं सुनती। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा गिनती करो, सरकार ने नहीं किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा नीट में आरक्षण दो, नहीं दिया। तो वो अगर कुछ लिखता है तो सरकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता, तो ऐसे आयोग के रहने और ना रहने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी हम लोग लेटर लिखेंगे, भाई अगर आपकी कोई वैल्यू है तो आप इसको करवाओ, नहीं तो अगर वैल्यू नहीं है तो आप अध्यक्ष हो, अध्यक्ष से इस्तीफा दो कि बोलो जब हमारी कोई सुन नहीं रहा है तो हम इस पर अध्यक्ष नहीं रहेंगे, इस्तीफा दो।
बाबा साहब अम्बेडकर अगर ओबीसी के अधिकार के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अगर अध्यक्ष है तो उसकी जिम्मेदारी तो केवल पिछड़े वर्ग की है। तो उसको कम से कम पिछड़े वर्ग की बात अगर सरकार नहीं सुन रही है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, कम से कम पिछड़े वर्ग के लोगों को पता चले। और इसी प्रकार के जितने मिनिस्टर बनाए गए उनको भी लेटर लिखे कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दें या ना दे, कम से कम समाज के सामने नंगे तो हो जाएंगे। जितने सांसद हैं उनको लिखेंगे, जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ओबीसी, तो कम से कम मध्य प्रदेश में गिनती करवा लें, मध्य प्रदेश में भी नहीं करवा लें, जहाँ है वहाँ तो कर लें। ऐसे कई राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री मगर वो नहीं करते। बिहार में नीतीश कुमार है, कर लेना चाहिए मगर नहीं करते। तो कहने का ये मतलब है, तो इस प्रकार का लेटर हमारे जो पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको लिखा जाए। और इसके बावजूद भी अगर ये लागू नहीं होता तो जैसे 13 पॉइंट रोस्टर के लिए को कैंसिल करने के लिए भारत बंद किया गया था और उस भारत बंद की वजह से नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा था और 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करके फिर से 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा था, उसी प्रकार से फिर भारत बंद देश में होगा और भारत बंद करेंगे हम लोग और अपना हक अधिकार हासिल करेंगे। और अभी तत्काल प्रभाव से 27% आरक्षण ओबीसी को लागू किया जाए और फिर गिनती करके जितनी संख्या है उतना आरक्षण लागू किया जाए, ये हमारी लड़ाई है। तो इसके लिए भी आप लोगों को काम करना है। इसमें जो ये कार्यक्रम होंगे इसमें आप लोगों को साथ सहयोग करना है और भविष्य में जो भी इस तरीके के आंदोलन कार्यक्रम होंगे उसमें आप लोग साथ सहयोग करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद।